मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, मौजूदा आर्थिक हालात से निपटने में एमएसएमई की भूमिका महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से करेंगे मन की बात। प्रदेश में कोरोना से 78% लोग हुए स्वस्थ। और आपदा प्रबंधन विभाग ने लॉन्च किया इंद्रब्रज मोबाइल ऐप। अब 40 मिनट पहले मिल सकेगी वज्रपात की सूचना। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मिनती और अब समाचार विस्तार से। लघु और सूक्ष्म उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मौजूदा आर्थिक परिदृश्य में भारत जैसे विकासशील देश के लिए काफी संभावनाएं मौजूद हैं। वर्ल्ड एमएसएमई डे पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि कोरोना के चलते भारत में आर्थिक लड़ाई लंबे समय तक चलने वाली है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई के सतत विकास के लिए सरकार द्वारा उन्हें आवश्यकता अनुसार आर्थिक पैकेज भी मुहैया कराया जा रहा है। सबसे पहले मैं आज एमएसएमई दिवस के उपलक्ष्य में आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। और मेरा विश्वास है कि कोविड-19 की लड़ाई हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं। जल्दी ही वैक्सीन मिल जाएगा, उससे हम सबको प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा, पर आर्थिक लड़ाई लंबी चलने वाली है। कुछ उसमें हमारे लिए ये आर्थिक लड़ाई लड़ते समय कुछ हमारे लिए स्ट्रेंथ भी है, कुछ दिक्कतें भी हैं। पर मैं ये मानता हूँ कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिनेरियो भी है उसमें निश्चित रूप से भारत जैसे एक विकास की प्रक्रिया में गतिशीलता लाने वाले देश के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। और इसके लिए स्वाभाविक रूप से हमारे देश में एमएसएमई को बढ़ाने का ताकत देने के लिए जो भी प्रयास हो सकता है वो सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे वित्त मंत्री जी, उनके सबके सहयोग से बड़े प्रभाव पर वो प्रयास भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 66वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा। राज्य में कोरोना से अब तक 78% लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 6,930 हो गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या अब तक 1,992 हो गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 301 नए मामले पाए गए हैं। श्री कुमार ने कहा कि अब तक की जांच में 4% मामले ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 8,979 हो गई है। ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या है 261 और अब तक ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या है 6,930। बिहार राज्य में इस प्रकार रिकवरी का जो दर है वो 78%, 78%। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 पॉजिटिव 248 मामले आए और वर्तमान में एक्टिव पॉजिटिव केसेस जो है वो 1871 है। तो आज की स्थिति में 3800 जिले मिला के 1871 व्यक्ति हैं जो कोविड-19 से संक्रमित हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि अन्य राज्यों से बिहार आने वाले श्रमिकों को रोजगार देने की दृष्टि से राज्य की औद्योगिक नीति में संशोधन किया गया है। साथ ही इसकी अवधि भी बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि श्रम संसाधन की कमी के कारण यदि कोई उद्यमी अपनी औद्योगिक इकाई बिहार लाना चाहते हैं तो ऐसे उद्यमियों को स्थानांतरण लागत का 80% अनुदान दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के बीच अब तक 1 लाख से अधिक राशन कार्ड वितरित कर दिए गए हैं, जबकि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अब तक 8 करोड़ 62 लाख मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है। 19 के संक्रमण के साथ ही अन्य बीमारियों से भी ये ग्रस्त थे। सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है और कल कैबिनेट में जो औद्योगिक नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई, उसके कुछ प्रावधान मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों को। इसको कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य कैबिनेट द्वारा पारित संशोधित उद्योग नीति से बिहार उद्योग को काफी लाभ पहुंचेगा। पटना में दूरदर्शन से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि कृषि प्रधान राज्य होने के नाते यहाँ खाद्य प्रसंस्करण और मखाने के उद्योग की काफी संभावनाएं हैं। उस उद्योग में निवेश के लिए बाहरी निवेशकों में भी उत्साह देखा जा रहा है। हमारी सरकार ने अभी एक औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 लाया गया है करके, और उसका मकसद है बिहार में इंडस्ट्री लगे जा करके, बाहर के लोग निवेश करें, यहाँ के लोग इंडस्ट्री लगाएं जा करके। तो कृषि यंत्र का काफ़ी वहाँ पर होता है और खेती के बुआई में, कटाई में, और सीड का बड़े पैमाने पर भी इस्तेमाल होता है, बीज का जा करके। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कृषि यंत्र 81 प्रकार के, जिनको हम कृषि मतलब अनुदान भी दे रहे हैं, 50%, 75% दे रहे हैं यहाँ पर किसानों को। तो उसका इंडस्ट्री बहुत कम है, इसीलिए हमने वो इंडस्ट्री जो बिहार में है, यहाँ के माल क्रय करने पर हमने 10% का और सुविधा दिया है कि यदि किसी यंत्र में 50% का अनुदान है और बिहार के इंडस्ट्री से खरीदेंगे प्रोडक्ट यदि किसान हमारे, तो 60% का अनुदान उनको मिलेगा। समाज सेविका हेलन केलर की जयंती पर कल पटना में राज्य निशक्तता आयुक्त कार्यालय में विशेष वेबिनार का आयोजन किया गया। इसके बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए राज्य निशक्तता आयुक्त शिवाजी कुमार ने बताया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में दिव्यांगों की सहभागिता अधिक हो, इसके लिए सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से ईवीएम में ब्रेल के माध्यम से भी कोडिंग की गई है। उन्होंने दिव्यांगों के हित में हेलन केलर के योगदान को भी याद किया। दो थीम हम लोगों ने रखा है कि इस बार आने वाला विधानसभा चुनाव में हर एक 100% दिव्यांगजन अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि धारा 11 जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में भारत सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त और हमारे सीओ बिहार ने दिव्यांगजनों को लाने ले जाने, उनकी आवश्यकता के अनुरूप, उनको अगर व्हीलचेयर चाहिए, उनको ट्राईसाइकिल चाहिए, उनको किसी तरह का इक्विपमेंट है या वोटिंग नहीं करने में समर्थ हैं तो उनके बदले में लीगल गार्जियन वोट देंगे। अगर वो नहीं देख सकते हैं तो ब्रेल, ईवीएम को ब्रेल में कोडिंग किया गया है। हेलन केलर जन्म के बाद दिव्यांग हो गई थी, लेकिन अपने हौसले से दुनिया के लिए मिसाल बन गई। कल पूरे प्रदेश में उनकी जयंती मनाई गई। उनकी जयंती पर प्रस्तुत है नवादा के ऐसे दिव्यांगों की कहानी जिन्होंने दिव्यांगता से हार नहीं मानी, बल्कि उसे हथियार बनाकर मुश्किलों से मुस्कुराना सीखा है। पेश है एक रिपोर्ट। यही नहीं, नवादा शिवनगर के विनय कुमार सिन्हा को बिजली करंट के कारण बचपन में ही दोनों हाथ और एक पैर गंवाना पड़ा, लेकिन उनके हौसले से परेशानियां पस्त हो गईं। भारत निर्वाचन आयोग ने विनय को नवादा में दिव्यांगों का आइकन बनाया। मेरे ये हादसा बिजली की करंट लगने से, 11,000 वोल्ट की करंट लगने से दोनों हाथ और एक दाहिना पैर डॉक्टर के द्वारा काट करके अलग कर दिया गया, जिसके कारण मेरी ज़िंदगी बच गई। आज ग्रेजुएशन कर लिया हूँ और कंप्यूटर भी चला लेता हूँ बस, और कंप्यूटर के डीपली में जाने के लिए मुझे ट्रेनिंग की आवश्यकता है।
लेकिन फिर भी मैं कंप्यूटर चला लेता हूँ, काम कर लेता हूँ। मैं बहुत दिनों तक किसी एजेंट के ऑफिस में मैं प्रीमियम रसीद LIC का काट चुका हूँ। कादिरगंज के दिव्यांग दंपत्ति दीपक और नीतू अपने हौसले से न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर बने हैं, बल्कि दूसरों को आत्मनिर्भर बनाने में सक्रिय हैं। कोरोना के समय इन्होंने उल्लेखनीय काम किया है। दीपक को कई सम्मान भी मिले हैं। जब बड़ी हुई तो मेरा विवाह दीपक कुमार के साथ हुआ। मैं अपने पति की मदद से BA तक की पढ़ाई की हूँ। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, सिलाई बुनाई भी करती हूँ। मैं मोदी जी के आह्वान पर गरीब लोगों को मास्क बना के मुफ्त में बांटी हूँ। हम पति पत्नी दोनों सभी विकलांगों को हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। बहरहाल मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन हौसले मजबूत हो तो मुस्कुराना सीख ही जाते हैं। ऐसे मजबूत इरादे वाले लोगों के लिए सच है, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं। हम वो हैं जहां मुश्किलें शर्मिंदा हैं। नवादा से अशोक प्रियदर्शी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। आपदा प्रबंधन विभाग ने वज्रपात से बचाव और पूर्व चेतावनी के लिए एक मोबाइल ऐप का निर्माण किया है। इंद्रव्रज नामक इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के बाद फोन यूजर को लगभग 20 किलोमीटर की परिधि में ठनका गिरने की स्थिति में 40 मिनट पूर्व अलार्म टोन के साथ एक चेतावनी संदेश प्राप्त होगा। विभाग ने कहा है कि इससे वज्रपात के बाद होने वाले जानमाल के नुकसान में कमी आएगी। विभाग ने लोगों से मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की अपील की है। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस अधीक्षक विकास बर्मन ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में 5000 लीटर शराब की बरामदगी हुई है। पुलिस मामले में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। उधर मुंगेर जिले में आधा दर्जन से अधिक हथियारों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। सूर्यगढ़ा थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दोनों तस्कर मुंगेर जिले के निवासी हैं। राजधानी पटना में आज सुबह तेज बारिश हुई। बारिश के कारण शहर के अधिकांश हिस्सों में जल जमाव हो गया। मौसम विभाग केंद्र ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इसके तहत उत्तर बिहार के 18 जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। राज्य में नेपाल से सटे उत्तरी और मध्य बिहार के जिलों में लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। इधर पिछले 2-3 दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद गंगा, गंडक, बागमती, घाघरा, महानंदा, कमला बलान सहित राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पटना के NIT घाट पर गंगा के जलस्तर में विगत 3-4 दिनों से वृद्धि जारी है। इस बीच मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बाढ़ की आशंका को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर बाढ़ से निपटने के सभी जरूरी इंतजाम करने का निर्देश दिया है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मौजूदा आर्थिक हालात से निपटने के लिए MSME की भूमिका महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से करेंगे मन की बात। प्रदेश में कोरोना से 78% लोग हुए स्वस्थ। और आपदा प्रबंधन विभाग ने लॉन्च किया इंद्रव्रज मोबाइल ऐप। अब 40 मिनट पहले मिल सकेगी वज्रपात की सूचना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।